बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज 28 मई है और आज पाकिस्तान में यौम तकबीर मनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में आम तातील का ऐलान किया गया है और इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके सदर का आज दोबारा इंतखाब किया गया है। नवाज़ शरीफ साहब जो 28 मई 1998 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और उनके हुक्म पर एटमी धमाके किए गए थे, तो आज वो अपनी पार्टी के दोबारा सदर बन रहे हैं। ये एक सियासी एक्टिविटी है, लेकिन जो यौम तकबीर मनाया जाता है उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ एक पार्टी से नहीं है। हर पाकिस्तानी जो है वो इसको सेलिब्रेट करता है क्योंकि इस दिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन गया था। लेकिन आज हम यौम तकबीर के हवाले से एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका बराह रास्त इस यौम तकबीर के साथ ताल्लुक़ है और शायद सबसे पहले नारा तकबीर बुलंद करने वालों में वो भी शामिल थे। उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो हैं पाकिस्तान के मारूफ एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, जो 28 मई 1998 को जो चागी में पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उनके इंचार्ज थे। तो आज हमने सोचा कि बजाय कि हम सियासत पे बात करें, एक ऐसे मामले पे एक ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं और उन्होंने ये जो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो चाह रहा हूँ कि आपके साथ बड़ी तफसील से बात करूँ, लेकिन यकीनन आपकी कहानी इतनी लंबी है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी इतनी लंबी है कि एक टीवी प्रोग्राम में तो हम उसको समराइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे नाजरीन जो कि यंग हैं, जिनकी उम्र जो है वो 18 साल से 25 साल के दरमियान है और 1998 में वो बहुत ही छोटे होंगे, उनके लिए ज़रा ये बता दें कि ये जो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को जो धमाके किए थे, तो ये धमाके जो हैं ये इंडिया के 11 मई के धमाकों के जवाब में किए गए थे। तो इसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लगा। तो ये जो 11 मई से लेके 28 मई के दरमियान जो टाइम था, ये जो 16-17 दिन थे, इस दौरान आपको कब कहा गया कि हमने एटमी धमाके करने हैं और आपने कितने दिन में प्रेपरेशन की? एटॉमिक टेस्ट के लिए प्रेपरेशन तो इसके लिए तो बहुत टाइम दरकार होता है और हमारी खुशकिस्मती है कि 1996 में भी एक ख़बर निकली थी कि इंडिया एटॉमिक टेस्ट करने लगा है। उस वक़्त हमें कहा गया था कि आप भी जाके टेस्ट की तैयारी कर लें। तो उस वक़्त जो बड़े बड़े काम थे जो बहुत वक्त लेते थे, वो जैसे कि केबल्स को ले करना या टनल को कुछ आधे से ज़्यादा हिस्सा उसका प्लग करना, ये सारा काम हमने उस वक्त कर लिया था। बंकर वगैरह बनाना वो भी बना लिया था। तो इसलिए वो जो टाइम लेने वाला काम था, जिसने 6 से 7 हफ्ते लेने थे, वो उस वक्त हो गया था। तो जब ये 1998 में इंडिया ने 11 मई को और 13 मई को 5 धमाके किए, उस वक्त फिर नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने मुझे 13 तारीख की शाम को मदऊ किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और डिस्कशन की और पूछा कि हमारे तैयारी किस लेवल तक की है और हम क्या ये धमाके कर सकते हैं। तो मैंने उनको पूरा ब्रीफ़ किया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम धमाके कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जिनको कोर टेस्ट कहते हैं पहले से कर लिए हैं और चागी में भी हमारे टनल में सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, टनल्स के भी तैयार हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो फिर उन्होंने अगले दिन 14 तारीख को डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। उसमें सारे सर्विस चीफ्स बुलाए, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर एकू खान साहब को बुलाया और मुझे भी बुलाया और कुछ लोग भी थे। तो वहाँ पे फिर डिस्कशन हुई जिसमें उन्होंने सबसे वो खामोश रहे लेकिन सबका ओपिनियंस लेते रहे और जब सब ओपिनियंस आ गए तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना मेजॉरिटी के ऊपर ये फ़ैसला हुआ कि हमें धमाके करने चाहिए। तो मुझे फिर उन्होंने ये कहा कि आप अपनी यहाँ पैकिंग वगैरह कर लें, आपने जो वहाँ सामान लेके जाना है, एटम बम्स लेके जाने हैं या उनके पार्ट्स लेके जाने हैं, वहाँ जाके असेंबल करने हैं, वो सब तैयारी कर लें, लेकिन हम आपको 5-7 दिन में बताएंगे, तो फिर आप वहाँ भी जाके जाएँ।
तो वो 5-7 दिन तो खैर हम बैठे रहे तैयारी पैकिंग शैकिंग करके, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फिर डेलीगेशंस भेजी हैं अपने दोस्त ममालिक को, उनको ब्रीफ करने के लिए कि हम एटॉमिक टेस्ट करने वाले हैं और आपको पहले से इतला दे रहे हैं, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी थे, टर्की भी था, चाइना भी था, कुछ ऐसे ममालिक थे। तो ये ब्रीफिंग करके जब डेलीगेशन वापस आई तो 19 मई हो चुकी थी। तो 20 मई को फिर हम यहाँ से चागी के लिए रवाना हुए, हमें गो हेड मिली और हमारे कुछ एयरफोर्स के जहाज़ थे वो सामान लेकर गए दालबंदी ने एयरपोर्ट, और एक पीआई की फ़्लाइट पे हमारी जो टीम थी टेस्ट टीम, वो हम पीआई की फ़्लाइट पे गए, कोयटा गए और चागी बाई रोड गए। तो ये 20 तारीख को फिर वहाँ 21 तारीख को सुबह वहाँ काम शुरू हुआ, जिसमें बॉम्ब्स को हमने असेंबल किया। हमने 6 टेस्ट करने थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 6 टेस्ट करने हैं इंडिया के 5 के मुकाबले में। तो बॉम्ब्स को असेंबल किया और टनल के अंदर उनको लेकर गए, उनको वायर अप किया। उसके बाद बहुत बड़ा काम किया था कि जो टनल्स थी वो पार्शली प्लग थी, उनको फिर कम्प्लीटली प्लग करना था। प्लग ये होता है कि टनल की अब लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो उसमें 30-30 फुट लंबे बिल्कुल सॉलिड कंक्रीट के प्लग बनाने होते हैं, ताकि वहाँ से जो धमाका करे तो कोई गैसेस और तापकारी बाहर ना टनल के रास्ते निकल सके। तो वो फिर सारा काम भी किया और 27 तारीख को सुबह हम फारिग हुए इस काम से, और सीमेंट कंक्रीट को ड्राई करने के लिए 24 घंटे देने थे, वो अगले दिन तक हो गए, तो हो जाएंगे पूरे, हो जाने थे पूरे। तो बस ये हुआ। फिर 28 तारीख को मैंने वहाँ पे सिर्फ जो टेस्ट टीम थी जिन्होंने टेस्ट करना था, 5-6 लोग थे, मैं था और 5-6 लोग और थे, हम वहाँ रह गए। बाकी सब लोगों को वहाँ से हमारे एवैक्यूएट किया, क्योंकि ये चागी की साइड प्रिपेयर करने में और वहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, तो बहुत एवैक्यूएशन वहाँ पे इन्वॉल्व थी और काफ़ी लोगों को वहाँ से निकालना था टेस्ट से पहले। अच्छा। और 28 तारीख को फिर एक हमारी ब्रिगेड थी आर्मी की जो हमारी हिफाजत के लिए वहाँ मामूर थी, उनको मैंने ब्रिगेडियर साहब को कहा कि अब आप भी इवैक्यूएट कर लें। तो उन्होंने भी 3 घंटे मांगे इस काम के लिए, तो शाम को 3 बजे तक ये सारा इवैक्यूएशन भी कंप्लीट हो गई। फिर उस वक्त फिर ये जो हमने डेटोनेशन करनी थी, ये चागी में टनल्स के अगर माउथ से गने तो तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर हमने एक गाड़ी खड़ी हुई थी, जहाँ से वायरलेस के ज़रिए हमने डेटोनेशन का स्टार्ट करना था। और वहाँ पे फिर हमने हमारे 2 हेलीकॉप्टर में कुछ मेहमान भी आए टेस्ट देखने के लिए, जिसमें डॉक्टर खान साहब थे और डॉक्टर अशफाक चेयरमैन PAC थे, कुछ आर्मी के लोग थे, जनरल जुल्फ़िकार वगैरह, तो वो उस टेस्ट देखने के लिए आए थे। बस वहाँ पे फिर हमने 3:15 बजे का टाइम फिक्स किया टेस्ट करने के लिए, 3:16 का। तो फिर मैंने अपने एक इंजीनियर को कहा जिन्होंने ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाया था कि आप बटन दबाएं इसका, तो आपको ऑनर जाना चाहिए, आपने बड़ा ये काम अच्छा सिस्टम बनाया है। तो फिर वो मुझे कहने लगे अच्छा जी मैं उल्टी गिनती शुरू करूँगा। मैंने कहा नहीं, उल्टी गिनती नहीं शुरू करनी, आप अल्लाह का नाम लें, नारा तकबीर करें और बटन दबा दें। तो उसने फिर अल्लाह अकबर कह के बटन दबा दिया। तो ये जाम तकबीर इसलिए कहलाता है। तो फिर उसके बाद ये एक सिग्नल गया यहाँ से एक वायरलेस का सिर्फ, क्योंकि ऊपर इतने सैटेलाइट मंडला रहे थे कि अगर हम ये 5 स्टेप प्रोसेस होती है आइटम बम बटन दबा के ना, पहला बटन दबाने से आगे 5 स्टेप लगते हैं बम को स्टार्ट होने में, चलने में। अच्छा। तो अगर हम 5 सिग्नल भेजते तो वो वायरलेस के सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सैटेलाइट पकड़ लेते, तो फिर हमारी सिग्नल जैम कर सकते थे। हमने इसलिए सोचा कि एक ही सिग्नल भेज के ना टनल के माउथ पे जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट कर देंगे, तो बाकी के 4 स्टेप वो कंप्यूटर पर आगे इम्प्लीमेंट करवाएगा। अच्छा। तो बस फिर वो कंप्यूटर ने कोई उससे 30-32 सेकंड लिए वो स्टेप कंप्लीट करने में, क्योंकि हर स्टेप वो जो लेता था, पहले एक सेफ्टी स्विच बंद करता था, उसका हमें यहाँ पे जहाँ गाड़ी में खड़े थे यहाँ इंडिकेशन आई थी कि स्विच ऑन हो गया। फिर वो बैटरी चार्ज करने के लिए दबाता था स्विच, तो फिर जब बैटरी की वोल्टेज पूरी होती थी तो फिर यहाँ पे हमें इंडिकेशन आती थी कि बैटरी की वोल्टेज हो गई। फिर हाई वोल्टेज तो फिर हाई वोल्टेज पूरी जब बिल्ड होती थी तो वो भी आती थी। फिर आखिर में फिर आखिरी बटन दबाता थे जब हाई वोल्टेज आके डेटोनेटर्स एटम बम को चलाती थी। तो ये सारी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन आती जा रही थी कि सारे काम होते जा रहे हैं। तो 32 सेकंड के बाद हमने पहाड़ों पे अपनी नज़रें गाड़ी हुई थी कि अब कुछ होगा, तो हमें कुछ नज़र नहीं आया 5-6 सेकंड। उसके बाद फिर अर्थक्वेक आया, बहुत ज़ोर से झटका लगा, खड़ा होना मुश्किल हो गया हमारा।
और ज़ाहिर है बहुत हम खुश हुए क्योंकि वो एटॉमिक टेस्ट की इंडिकेशन थी और इस कदर झटका लगा कि वो पहाड़ों के ऊपर से फिर वो सारे आप रंग पहाड़ों का जो डार्क स्टील ग्रे था वो सफ़ेद होना शुरू हो गया और पूरी माउंटेन रेंज 30 किलोमीटर तक ऐसे होगी जैसे उसमें ताज़ा बर्फ़ गिरी हो। तो बस ये कुछ हुआ उस वक्त और हमने सजदा शुक्र अदा किया। ज़मीन पे सजदा करते पत्थरों पे 52 डिग्री टेम्परेचर था, पत्थर उससे भी ज़्यादा गर्म थे। अच्छा। माथे जल के लोगों की, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना ज़रूरी था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी आपने गुफ्तगू की इब्तिदा में बताया कि आप 1996 से ही तैयार थे, आपको 1996 में ही कह दिया गया था कि आप तैयारी करें। तो 1996 में जब आपको ये कहा गया कि तैयारी करें तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? उस वक्त मेरा ख्याल है बेनज़ीर भुट्टो थी। बेनज़ीर साहब ही होंगे, बेनज़ीर ही होंगी, नहीं बेनज़ीर 98 में शायद, 98 नहीं, बेनज़ीर थी ना, नहीं बेनज़ीर थी 93 से 96 तक बेनज़ीर थी। 96 में नहीं बेनज़ीर थी, हाँ जी। अच्छा, उस वक्त टेस्ट नहीं किए इसलिए कि वो ख्याल गवर्नमेंट का ये था कि हम बड़े कीन थे साइंटिस्ट लोग, क्योंकि हमारे पास 5-6 डिज़ाइन थे ऐसे बने हुए जो हम टेस्ट करना चाह रहे थे। वो गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि इंडिया ने अब 1974 के बाद कोई टेस्ट नहीं किया तो हम अब सब कॉन्टिनेंट की पीस को दोबारा डिस्टर्ब ना करें, टेस्ट में पहल करके सेंक्शंस अपने पर क्यों लगवाएं खाम का। तो इसलिए फिर हम चुप करके बैठे रहे। फिर जब ये उन्होंने टेस्ट किए तो फिर हमें मौका फराहम हो गया। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि न्यूक्लियर टेस्ट के लिए चागी का इंतखाब क्यों किया गया? हाँ, ये जब साइट चुनी गई थी उस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमने बहुत अपने जॉलिस्ट के साथ और मेंबर टेक्निकल और चेयरमैन सब ने मिल के बहुत चक्कर, मैंने भी बहुत साइटें विज़िट की। डेरा गाजी खान में भी क्रोमियम माइंस के ज़माने की अबैंडन्ड माइंस भी विज़िट की और बहुत जगह देखी। देखना ये होता है कि आपका जब धमाका हो तो आपकी जो एनर्जी रिलीज़ होती है 10, 15, 20 किलो टन जितनी भी है, तो आपका जो पहाड़ है उसमें इतनी ताकत हो कि वो उसको कंटेन कर सके, उसका प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो वहाँ हर जगह पे हम गए तो हमने पत्थरों को, उनकी रॉक डेंसिटी को देखा, रॉक स्ट्रक्चर को देखा। हमारे जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया बड़े डीपली कि पहाड़ों में कोई क्रैक्स ना हो, उनमें कोई वेजिटेशन और दरख्तों की जड़ें ना गुजर रही हों और वो पहाड़ नरम ना हो। जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल नीलम झेलम प्रोजेक्ट में टनल्स में रोज़ सुराख हुए होते हैं, ऐसी हरकत ना हो। तो वो चागी का पहाड़ का जो स्टोन है उसकी पाकिस्तान के तमाम पहाड़ों से पत्थर की डेंसिटी हाईएस्ट है। उसकी 3.25 उसकी पत्थर की डेंसिटी, इतना हैवी पत्थर है वो। अच्छा। और उसमें कोई फिशर्स नहीं है, कोई क्रैक्स नहीं है, कोई गारें नहीं है, कुछ भी नहीं है, सॉलिड पर रॉक है वो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो आपने एक मीटिंग का जिक्र किया कि जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे राय ली, ऐसी ही एक मीटिंग उन्होंने अखबारात के कॉलमिस्ट और एडिटर्स के साथ भी की थी। उसमें भी अक्सरियत ने उनको यही मशवरा दिया था कि पाकिस्तान को धमाके ज़रूर करने चाहिए। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव था? कुछ दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान से कह रहे थे कि पाकिस्तान अगर एटमी धमाके ना करे तो उसका पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि अगर आप धमाके कर देंगे तो फिर आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये बात मैंने या तो अखबारों में पढ़ी है, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट में कुछ लोगों ने, जिसने अपोज़ किया था ना, 2-3 लोगों ने इस धमाकों को, उन्होंने ये आर्गूमेंट दी थी। उन्होंने ये आर्गूमेंट ज़रूर दी थी कि अगर हम धमाके ना करें, फोरगो करें धमाकों को, तो अमेरिका हमें इतनी एड दे देगा, या हमारा उस वक्त $5 बिलियन का हमारा लोन था वो फोरगो कर देगा या राइट ऑफ कर देगा। उस वक्त ये बातें कैबिनेट कमेटी में डिस्कस हुई थी। अच्छा, और जिन लोगों ने अपोज किया था वो बड़े अहम लोग थे, चलें उनका नाम नहीं लेते। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन दोनों ही जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से वाबस्ता हैं, लेकिन दोनों के जो सरबराहान हैं वो अलग-अलग रहे। तो इन दोनों की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन होती थी या ये दोनों अलग-अलग काम करते थे? आपको पता है कि 1955 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी थी जी। और पहले तो उसका प्रोग्राम था पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटम्स फॉर पीस हमारा स्लोगन होता था। जब मैंने 1962 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ज्वाइन की है एज ए यंग ऑफिसर, तो हमारे सब सेंटर्स में बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे एटम्स फॉर पीस। तो एटम्स के एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस की बात होती थी।
जब हमारा मुल्क टूटा 1971 के दिसंबर में, फिर इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किया 1974 में, उस वक़्त भुट्टो साहब ने एक ये तहिया किया और ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है, और इसको मोमेंटम दिया प्रोग्राम को, इसकी रोलिंग स्टार्ट करा दी कि करना चाहिए, और चेयरमैन भी एटॉमिक का वो लगाया जो इस प्रोग्राम के हक़ में था, मुनीर अहमद ख़ान साहब को। ठीक है, तो ये तो मतलब है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया था, नेशनल प्रोग्राम, और ये चलता रहा ज़ियाउल हक़ के ज़माने में भी, उसके बाद नवाज़ शरीफ के, फिर बेनज़ीर के, फिर नवाज़ शरीफ के, फिर इस तरह चलता रहा, ये ऑल थ्रू आउट चलता रहा 1998 तक स्मूथली, और अभी भी चल रहा है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक सवाल ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन क्योंकि आज पूरी कौम यौम तकबीर मना रही है और तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान के बड़े अखबारात हैं उसमें आज एक इश्तिहार छपा है, वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं। ऊपर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, नीचे नवाज़ शरीफ साहब की और भुट्टो साहब की तस्वीर है, लेकिन इसमें आपकी तस्वीर भी गायब है और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर भी गायब है। ये मुझे बताएं कि ये क्यों, आप दोनों की तस्वीरें क्यों गायब हैं इसमें से? देखें जी, मैं ये वजह तो मुझसे ना पूछी जाए, जिन्होंने इश्तिहार छापा उनसे पूछा जाए, लेकिन मैं माइंड नहीं करता हम, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी खामोशी से काम किया है, हमने कभी पब्लिसिटी की तरफ देखा ही नहीं है। खैर डॉक्टर खान साहब तो खैर थे ज़रा कॉन्शियस, लेकिन वो अब नहीं है दुनिया में, अगर वो होते तो शायद और बात होती, लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन सबको पता है काम टेक्निकल काम है, साइंटिस्ट ने किया होगा, पॉलिटिशियन का करने का काम तो नहीं है। पॉलिटिशियंस का सिर्फ डिसीजन फैसला करने का काम है कि अब बम तो बढ़ गया, तो बन गया, तो अब चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, या प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो इसके लिए फंडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिशियंस की उस हद तक तो बड़ी सपोर्ट होती है। अच्छा, अब इस इश्तिहार की जो है ना, उसमें नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर की बैकग्राउंड में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर नज़र आ रही है, तो क्योंकि ये हुकूमत ने मेहरबानी की है कि भुट्टो साहब की वो शामिल कर दिया इस इश्तिहार में, तो हम एक भुट्टो साहब का एक क्लिप आपको सुनवाना चाहते हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे उन्होंने एक तकरीर की थी, क्या कहा था, जरा सुनें। Why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? We cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, and the argument hinges on it. No, that we do not want Pakistan to have this capability. Inshallah, the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. अच्छा, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है ना, ये भी 1958 से इस प्रोग्राम से वाबस्ता थे, और इसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने भी इस मामले पे एक तकरीर में क्या बात की, जरा वो भी सुन लेते हैं। भारत ने एटम बमों का तजुर्बा करके ताकत का तवाज़ुन बदल डाला है, और उसके बाद ये इंतबाह के नए हालात में सर झुकाकर रहना सीखो। आजाद कश्मीर पर फौजी कब्जे की धमकियां, भारतीय लीडरों ने इश्तियाल अंगेज बयानात का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, वो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं किसी बुज़दिल और अतात पसंद कौम का नुमाइंदा नहीं हूँ। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है, और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि 6 धमाके किए गए, तो नवाज शरीफ साहब ने 5 का जिक्र किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त पहले 5 ही की खबर आई थी, लेकिन फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने मुझे बताया नहीं 5 नहीं 6 हुए हैं। तो ये 5 और 6 की क्या कहानी है? पहले दिन 28 मई को 5 हुए थे चागी में। उसके बाद 6वां धमाका हमने जो छोटी साइज़ की बहुत एफिशिएंट डिवाइस बनाई थी, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, जो शाहीन 1 मिसाइल के लिए मखसूस बॉम्ब था। उसका टेस्ट खारान में किया था वो, और वो 30 तारीख को किया था। 30 मई को बीच में ना 2 दिन का वक्फा था। ये जो तकरीर है ये उन्होंने उस वक्त की है जब वो पब्लिक स्पीच कर रहे थे लाहौर में मस्जिद शोहदा के सामने, मेरा ख्याल है, मैं तो यहाँ नहीं था। वहाँ पे उन्होंने ये तकरीर की होगी, और मैंने उनको टेलीफोन पे बताया था कि चागी में हमने टेस्ट किया और वहाँ पे क्या मंजर हमने देखा, पहाड़ का रंग कैसे बदला, वो उनको बताया था मैंने ज़ुबानी। तो वो मैंने सुना है कि उस तकरीर में उन्होंने उसका जिक्र भी किया था। अच्छा। और ये लेकिन अगर आखिरी टेस्ट जो है ना वो 30 मई को हुआ था। जी अच्छा, तो ये बताएं कि फिर नवाज वो 6वां टेस्ट था। नवाज शरीफ साहब चागी कब आए थे? वो
उसके बाद अब मेरा ख्याल है जून में आप लोग सब बहुत सारे सहाफ़ियों को लेकर आए थे। बहुत सहाफ़ी भी थे, इंटरनेशनल मीडिया भी था। जून के एंड पे वो आए थे, एक खान साहब भी साथ थे। तो मैंने उनको वहाँ पे बंकर के अंदर ब्रीफिंग दी थी कि हमने कैसे काम किया, कहाँ डेटा कलेक्ट किया, सारा बताया था उनको, एक एक चीज़ दिखाई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद दोबारा फिर आए थे जब जब जी अच्छा, इसका मतलब फिर आए थे दिसंबर 1998 में मुस्लिम लीग यूथ विंग का जुलूस आया था पूरा। अब वहाँ पे 10,000 बंदा, तो फिर तब भी आए थे। वहाँ पे उन्होंने पब्लिक मीटिंग एड्रेस की थी और फ्लैग रेजिंग की थी, और सारे चारों गवर्नर, चारों चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे आए थे। अच्छा, उनके साथ डॉक्टर साहब, ये फिर चीज़ जो है ना, ये आज यानी कि हमें पूरी पाकिस्तानी कौम को याद दहानी के तौर पे बतानी है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए, और उसके बाद छठा एटमी धमाका पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को किया। यानी कि ये बात आपने कंफर्म कर दी। मैं बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ। बल्कि उस दिन हुआ ये था कि जब हमने धमाका किया था, उसी वक्त साइमल्टेनियसली कोई 100 मिली सेकेंड के अंदर, कोई इशारिया 2 माइक्रो सेकेंड के अंदर काराकोरम रेंज में एक अर्थक्वेक आया था। अच्छा, उसकी भी शॉक वेव जनरेट हुई थी। तो हमारे धमाके की जो पीक थी ना 30 मई की, उस पीक जो उसकी पीक के ऊपर, ग्राफ की पीक के ऊपर शोल्डर पे एक और पीक आ गई। अच्छा। तो उस वक्त मगरबी दुनिया ने क्वेश्चन किया, बल्कि कहा कि पाकिस्तान ने 2 बम इकट्ठे चलाए हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गौहर अयूब साहब ने कहा कि हाँ जी 2 बम, मेरा ख्याल है कि 2 बम भी चलाए होंगे। तो फिर बाद में मुझे क्लैरिफिकेशन के तौर पे मुझे पूछा गया, जब मैं वापस आया तो मैंने बताया कि नहीं, वो हमने एक धमाका किया था, दूसरा जो पीक थी वो अर्थक्वेक की पीक थी, लेकिन इत्तेफाक ये था कि वो उसी वक्त जनरेट हुई, तो वो दूसरा धमाका बन गया। हमने एक ही किया था। अच्छा, तो धमाके 6 ही थे जी, 6 थे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने कुछ और भी आपसे सवालात करने हैं। एक छोटा सा हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आते हैं। आज हम यौम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता एक हीरो और मारूफ साइंसदान जनाब डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब से गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेक से पहले जो नवाज़ शरीफ साहब का एक क्लिप सुनाया, उसमें वो नवाज़ शरीफ साहब बता रहे थे कि इंडिया जो है वो उस वक्त भी हमें आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़े की धमकियां दे रहा था। इंडिया ऐसी धमकियां आज भी देता है। ये बताइए कि जो हमारा जो एटमी प्रोग्राम है, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या इनको उस तरह के ख़तरात का सामना रहा है जिस तरह के इजराइल ने कभी ईरान के की जो एटमी तनसीबात है तबाह कर दी, कभी उसने इराक़ की एटमी तनसीबात तबाह कर दी। पाकिस्तान को कभी ऐसे ख़तरे का सामना करना पड़ा है? देखें, जिस वक्त कोई भी मुल्क एटमी असला बनाता है तो उनको ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। पाकिस्तान ने जैसे ये न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए तो बहुत ज़बरदस्त हमने एलेबोरेट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया। दुनिया के तमाम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को सामने रख के, वेस्ट के सिस्टम्स को भी सामने रख के, जो बेहतरीन सिस्टम था वो हमने बनाया। और यही वो वक्त था जब के पाकिस्तान में टेररिज्म की वेव जो लहर है ये ताकत पकड़ रही थी। आपको पता है कि 2000 के बाद 10 साल तक, तकरीबन 1998 से 10-12 साल तक टेररिज्म की क्या यहाँ पे मुसीबत पड़ी थी पाकिस्तान को। तो उस वक्त हमारे वेपन्स की कस्टडी इतनी सेफ़ रही कि ना कोई वेपन यहाँ से चोरी हुआ, ना कोई फिसाइल मटेरियल चोरी हुआ। जबकि दुनिया का अगर आप रिकॉर्ड देखें, बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड मुल्कों का रिकॉर्ड देखें, इंडिया से बेतहाशा थोरियम चोरी हुआ, कई इवेंट्स हुए चोरी के। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वेस्ट के, जो बहुत बड़े मुल्क हैं, उनके हाइड्रोजन बॉम्ब्स जहाज़ों के नीचे लगे हुए अटलांटिक ओशन में गिर गए स्पेन की कोस्ट के साथ। तो ये ऐसी एक्सीडेंट्स जगह जगह होते रहे, लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस फैक्ट को तस्लीम करते हुए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये कहा कि जितने भी दुनिया के न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं वो सारे आएँ, और ये 4-5 साल पहले की बात है, और इस्लामाबाद में कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर वर्कशॉप अटेंड करें और इनसे पाकिस्तान से सीखें कि कितना बेहतरीन उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जिसने सारे प्रेशर्स, टेररिज्म के, हर तरह के दुश्मन के प्रेशर्स बर्दाश्त किए हैं और फूल प्रूफ सिस्टम होने का सबूत दिया है।
तो ये हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था जिसकी वजह से कोई वेपन यहाँ से दाएँ बाएँ नहीं हो सके। अच्छा, और ये जो बहुत से जो मगरबी ममालिक के अखबारात और टीवी चैनल्स ये प्रोपेगेंडा करते थे, ख़ास तौर पे जब अफ़गानिस्तान में वॉर अगेंस्ट टेरर चल रही थी, तो कहते थे जी वो तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के एटमी हथियार चोरी करके ले जाएंगे। तो मुझे याद है उस वक्त भी मैंने आपसे काफ़ी साल पहले 2004 में शायद इस पे एक इंटरव्यू किया था। लेकिन ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा आज भी जारी है कि जी जिस तरह वो किसी न्यूक्लियर साइट पे जाके लेबॉर्ट्री में से वो मिसाइल या बॉम्ब निकालेंगे, ट्रक में रखेंगे और भाग जाएंगे, ऐसे हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये याद है, और ये मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान पे हमेशा से डाले गए हैं, और ये मतरवातर डाले जाते रहे हैं कि किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का इसमें रुकावट डाली जाए। लेकिन ये प्रेशर्स गवर्नमेंट को बर्दाश्त ज़ाहिर करने होते हैं, और उसके प्रेशर्स के बावजूद हमारा प्रोग्राम फ़रोग पाया, मजबूत हुआ, मुस्तहकम हुआ और बहुत एडवांस हो गया। और अब दुनिया के हम लीडिंग न्यूक्लियर कंट्रीज़ में इस वक्त मौजूद हैं दफा के लिहाज से। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं प्रेशर की बात है। एक और बात भी वो हमेशा करते हैं। मुझसे एक इंटरव्यू किया उन्होंने वहाँ से बाहर से अमेरिका से कि जी आपने प्रोलिफरेशन की है, और AQ खान साहब ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स दे दिए हैं उसको, ईरान को भी और नॉर्थ कोरिया को भी। तो मैंने सोचा कि ये तो बात पाकिस्तान के कैरेक्टर पे हरफ आ रहा है। मैंने कहा देखें, अगर हमने न्यूक्लियर सीक्रेट्स ईरान को दिए तो कब दिए? उन्होंने कहा जी वो 90s में दिए। मैंने कहा हाँ, जब आपने प्रेशर अमेंडमेंट लगाई थी वो 1990 की बात है। मैंने कहा अब 1990 को हमने सीक्रेट्स अगर फ़र्ज़ करें दे दिए ईरान को कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाना है, तो आज ये विचार, मैंने कहा अब 2015 है, तो ये 15 और 10-25 साल में ईरान एटम बम नहीं बना सका, तो कौन सा सीक्रेट हमने उनको दिया होगा? आप जरा गौर करें इस पर। अच्छा। मैंने कहा सबसे पहले एटम बम मैंने कहा कोरिया का जो एटम बम है वो प्लूटोनियम का एटम बम है। मैंने कहा हमारे पास 3% अपना प्लांट थी, ना प्लूटोनियम था, हम लोगों को प्लूटोनियम का एटम बम कहाँ से बना सकते दे सकते थे। मैंने कहा ये आप गौर करें कि सबसे पहले एटम बम बनाया अमेरिका ने, फिर वहाँ से टेक्नोलॉजी गई इंग्लैंड के पास, फिर गई फ्रांस के पास, फिर गई इसराइल के पास, फिर गई साउथ अफ्रीका के पास। मैंने कहा सबसे बड़ी प्रोलिफरेशन तो आप लोगों ने की है। हैं, और जो रशिया के पास गई है वो रोजनबर्ग्स ने सीक्रेट चोरी करके दिया, आपने उनको फांसी लगा दिया। लेकिन आपने 5-6 वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये प्रोलिफरेशन की है कि नहीं की? तो आप अपने गिरबान में जाके हमारे ऊपर हम हर वक्त चार्ज लगाते हैं। दूसरी बात उन्होंने एक और भी की थी। उन्होंने कहा था, जब आपको याद होगा 2008 में इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई थी और दो आर्मर्ड डिवीजन रेज की थी, जिसको वेस्ट ने बड़े लेटेस्ट टैंक से, आर्टिलरी गन से, रेडार से लेस किया था। और इंडिया ने कहा था ये हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ने हमारी अनाउंस की थी, और ये आर्मर्ड डिवीजन इसलिए हैं कि पाकिस्तान को एक पिंसर मूवमेंट के तहत, शार्प अटैक के तहत दरमियान में से 2 लख्त करके और हम वहाँ पे टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे ताकि वो अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर कर दें। ये उनकी थी। तो जिस वक्त वो ये डिवीजन रेज कर रहे थे और वेस्ट उनको वेपन सेल कर रहा था, उस वक्त हमने वेस्ट से प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान ने कि ये आप जो बैलेंस ऑफ पावर, कन्वेंशनल पावर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो वेस्ट ने हमें ये कहा, आपको पता होगा उस वक्त इकोनॉमिक बबल बस्ट हुआ था और वेस्ट को पैसे की बड़ी ज़रूरत थी। तो वो उन्होंने कहा कि जी ये तो आपका और इंडिया का मसला है, आप इसको खुद ही सॉल्व करें। तो उन्होंने उनको $60-70 बिलियन के वेपन सेल किए। अच्छा, जब उन्होंने कहा हमें कि मसला अपना हल करें, तो अब क्या कर सकते थे हम भी $70 बिलियन तो नहीं कहीं से ला सकते थे। तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट ने फिर साइंटिस्ट की तरफ देखा और कहा कि अभी क्या करें। तो फिर उस वक्त नसर टेक्टिकल वेपन हमारा आपको मंजर आम पर आया। हमने नसर मिसाइल बनाई और उसमें मिनिएचर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए, और वो एक रॉकेट लॉन्चर जो होता है गाड़ी के ऊपर माउंटेड, जिसमें मल्टी बैरल लॉन्चर, उसमें से वो मिसाइल हर 3-3 सेकंड के बाद एक फायर हो सकती है। हमने कहा आप सिनेरियोज आप देखें कि अगर वो 2 आर्मर्ड डिवीजन हमारे बॉर्डर पे आगे इकट्ठी हो जाती हैं, तो इधर से ये नसर मिसाइल के 2-3 वॉलीज हम चला दें, 10-15 मिसाइल्स उनके अंदर फेंक दें न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ, तो कितने टैंक उनके मेटल का एवेपोरेट होंगे, हवा में मेटल एवेपोरेट हो जाएंगे। तो फिर अमेरिका ने कहा ये कैसे टेक्निकल वेपन आपने बना लिया और ये क्यों बनाया? हमने कहा आपको हमने मना किया था, आपने कहा ये मसला खुद हल करो, तो अब हमने हल कर दिया। तो ये हमारा जवाब था उनके जवाब का।
अच्छा। तो इस तरह से ये हमेशा प्रेशर डालते रहते हैं, लेकिन हमें अपने टेस्ट थ्रेट परसेप्शन खुद देखनी में तो या उसका इलाज खुद करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे 2-3 सवाल और हैं, एक ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपके पास वापस आता हूँ। यौम तकबीर के हवाले से हम डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से भी वाबस्ता रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम से कब वाबस्ता हुए और कौन कौन से मिसाइल बनाए आपने? हुआ ऐसा था कि हमारा एक डिपार्टमेंट बनी थी जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, और हमें मैंडेट दी गई थी कि हम मिसाइल के लिए जो कुछ मिसाइल हमने थोड़ी सी एक्वायर किए हुए थे उनके लिए न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए। तो हमने न्यूक्लियर वॉरहेड बनानी शुरू कर की है। जब ये कर लिया तो हमने एक वॉरहेड का कोड टेस्ट करके दिखाया मिसाइल पे, तो वो बहुत कामयाब हुआ। तो उसके बाद आर्मी चीफ जो थे उस वक्त, उस ज़माने में काकड़ साहब, उन्होंने शाम को अपने घर पे मुझे बुलाया, वहाँ पे हमारा डेटा चेक किया, बड़े खुश हुए और कहा कि पाकिस्तान के लिए अब आप मिसाइल बनाएं। मैंने कहा जी मिसाइल मेरी तो फील्ड नहीं है एयरोस्पेस, तो लेकिन बहरहाल हम टीम बनाते हैं, तो देखते हैं टीम हमारी क्या कर सकती है। तो उस वक्त फिर मैंने एक अपील लॉन्च की, वो नेशनल NDC था, इंडियन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से मैंने अपील लॉन्च की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी एयरोस्पेस की फील्ड से कभी वाबस्ता रह चुके थे या उस वक्त हो रहे थे कि उनको कहें कि पाकिस्तान में आके हमारे मिसाइल प्रोग्राम में वो हिस्सा लें। तो उस वक्त कुछ साइंटिस्ट पाकिस्तान के बाहर से आए और अब यूरोप से भी आए, अमेरिका से भी आए, और वो आकर और मुझे मिले और आके कहने लगे कि हम आए हैं, बताएं क्या करना है। मैंने कहा हमें पाकिस्तान ने एक शाहीन 1 मिसाइल बनानी है, एक शाहीन 2 बनानी है, 2 मिसाइल्स बनानी है हमने, एक 600 किलोमीटर रेंज की और एक 1200 किलोमीटर रेंज की। तो आप हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने कहा हम बिल्कुल, जो हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे। तो मैंने कहा भाई आप तो वहाँ बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर आए हैं, तो मैं आपको कहाँ से इतनी तनख्वाहें दूँ, हमारे पास तो इतने ग्रेड ही नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप वो अमेरिकन तनख्वाहें दे सकें। तो उन्होंने मुझे सब में मिल के इकट्ठे मेरे ऑफिस में बैठ के सामने बैठ के कहा एज ए ग्रुप कि हम यहाँ पे पाकिस्तान को के आके पैसे कमाने के लिए नहीं आए, हम पाकिस्तान को पे बैक करने के लिए आए हैं जो कुछ हमारे लिए पाकिस्तान ने किया है। इस जज्बे के साथ ये ग्रुप बना और इसमें सबसे पहले हमने शाहीन 1 मिसाइल बनाई जो 99 में उसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। तो उस वक्त इंडियन के सारे फ्रंट लाइन बेसिस जो थे हमारे बॉर्डर के उस पार 300-400 किलोमीटर दूर थे। तो हमने 600 किलोमीटर की मिसाइल बनाई। आर्मी ने कहा था इसराइल बना दें, तो इधर से 200 किलोमीटर अंदर से चलाएं तो उधर उनके बेस सारे कवर होते थे। तो जब इंडिया ने देखा कि उसके टेस्ट बड़ा कामयाब हुआ है तो उन्होंने अपने बेस उठाए और वो उठा के तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ दक्कन में ले गए। फिर हमने शाहीन 2 बना दी। एक आध साल के बाद शाहीन 2 की रेंज जो थी वो हैदराबाद दक्कन तक सारा साउथ इंडिया कवर करती थी। तो उसके बाद उन्होंने देखा ये भी कवर हो गया, तो फिर वो अंडमान आइलैंड्स में ले गए अपने मिसाइल बेसिस और लॉन्चिंग फैसिलिटीज़। तो अंडमान आइलैंड्स आपको पता है बे ऑफ बंगाल में है, वो यहाँ से कोई 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर है। तो फिर हमें शाहीन 3 बनाई। जो शाहीन 3 थी उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, तो वो भी बेस कवर हो गए। तो अब मैंने कहा एक दिन स्पीच में मैंने कहा कि अब बे ऑफ बंगाल में आप छलांग मार दें। बहरहाल ये तो मिसाइल्स की स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शुरू में ये सारी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स थी ना, तो न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए ये होता है कि अगर टारगेट से 500 मीटर इधर या 200 मीटर दाएं बाएं लगे तो न्यूक्लियर वॉरहेड में फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी रेंज बहुत होती है डिस्ट्रक्शन की, तो टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब हमारा जो इदारा है नेस्कॉम, उसने माशाल्लाह इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है कि अब सैकड़ों मीटर की बात नहीं होती, अब 2010 मीटर की बात होती है टारगेट्स, इतनी एक्यूरेटली लगती है मिसाइल। तो इस तरह से उसके बाद फिर क्रूज़ मिसाइल बनाई हमने ताकि आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाए, जो सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, जो एयर शिप से लॉन्च हो सकती है, लैंड से एयरक्राफ्ट से लॉन्च हो सकती है, वो सारी वर्जन्स हमने बनाई। तो क्रूज़ मिसाइल जो है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, वो उसकी एक्यूरेसी 1 फुट के करीब है सिर्फ टारगेट से, आप समझिए टारगेट भी लगती है जाके। तो वो भी बहुत उसके बहुत कामयाब टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से ये इस एक्यूरेसी के साथ आप ये कर सकते हैं कि अपनी मिसाइल्स पे
आप कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप कन्वेंशनल वॉरहेड जाके अगर टारगेट पे एग्जैक्टली ऑन द डॉट जाके लगेगा, अभी टेस्ट हुआ एक 10 दिन पहले अब्दाली 2 का, तो क्या हुआ उसका वो टारगेट पे फ्लैग लगा हुआ था, फ्लैग के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा था, मिसाइल उधर से फायर हुई है और वो झंडा जो है वो आपके सामने नजर आया आपको हवा में उड़ता हुआ। तो इतनी एक्यूरेट मिसाइल्स अब माशाल्लाह बन रही हैं हमारी, और वर्ल्ड में ये इसकी बड़ी हमारी हाई रैंकिंग है हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आर्मी के लिए कन्वेंशनल वेपन्स भी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समद साहब, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से वाबस्ता रहे हैं। उन्होंने हमें जो 28 मई 1998 को जो पाकिस्तान ने चागी में 5 धमाके किए थे उसकी कहानी सुनाई, और ये भी बताया कि एक छठा धमाका जो है वो 30 मई 1998 को हुआ था। तो वो जो छठा धमाका है उसको हम भूल जाते हैं, उस धमाके को भी हमें याद रखना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।